रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन और मोबाइल फोन का आविष्कार कैसे हुआ? दोस्तों, आकाशवाणी, विविध भारती, रेडियो मिर्ची और ऑल इंडिया रेडियो 70 और 80 के दशक में हर घर में इन्हीं रेडियो चैनल्स की आवाज गूंजती थी। वह एक ऐसा दौर था जब देश, दुनिया और मनोरंजन जगत की सभी खबरें रेडियो के जरिए ही लोगों तक पहुंचती थी। उस समय रेडियो रखना, रेडियो सुनना और रेडियो के कार्यक्रमों में भाग लेना गर्व की बात होती थी। इसी रेडियो ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के संदेश समग्र भारत तक पहुंचाए थे। भारत पाकिस्तान युद्ध, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन और इंदिरा गांधी का देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनना, देश की हर बड़ी खबर रेडियो के जरिए ही हर भारतवासी तक पहुंचती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रेडियो का आविष्कार कैसे हुआ था? तो देखिए, रेडियो का आविष्कार किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं किया था, बल्कि 19वीं सदी में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अपने थियरी और कॉन्सेप्ट पर काम किया था। तब जाकर ये वायरलेस यंत्र हमारे हाथों में पहुंचा था। इस खोज की शुरुआत हुई थी सन 1864 में, जब ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने रेडियो वेव्स की खोज की थी, जिसके बाद साइंटिस्ट हेनरिक रुडोल्फ हर्ज ने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काफी रिसर्च किया और एक किताब लिखी, जिसे कई वैज्ञानिकों ने पढ़ा। और उनमें से एक थे भारत के जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने कलकत्ता के एक टाउन हॉल में एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि इन रेडियो वेव्स को न सिर्फ हवा बल्कि दीवार और इंसानी शरीर के माध्यम से भी वायरलेस तरीके से भेजा जा सकता है। उनके इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक रेडियो के आविष्कार का श्रेय बसु को ही देते हैं। लेकिन इतिहास में रेडियो के आविष्कारक का नाम बताया गया गुलिएल्मो मार्कोनी, जिनकी रेडियो बनाने की कहानी बेहद दिलचस्प है। इटली में रहने वाले 20 साल के मार्कोनी ने छोटी सी उम्र में रेडियो वेव्स पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया था। उसने हेनरिक हर्ज की किताब पढ़ी और जगदीश चंद्र बसु के प्रयोगों को गहरी से समझा। फिर उसने अपने घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा वर्कशॉप बनाया और साल 1894 से प्रयोग शुरू किए। शुरुआत में तो कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन मार्कोनी रुका नहीं। वो दिन रात कोशिश करता रहा और 2 साल की मेहनत के बाद 1895 में उसने बिना किसी तार के सिग्नल को 100 मीटर दूर भेजने में सफलता हासिल की। ये था वायरलेस टेलीग्राफी का पहला सफल प्रयोग। इसके लिए उसने 2 यंत्र बनाए थे, एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर। और जब उसने अपनी पहली बार बिना किसी तार के एक सिग्नल भेजा और 100 मीटर दूर बैठे दोस्त ने उसे सुन लिया, तो विज्ञान की दुनिया में तहलका मच गया। लेकिन इटली की सरकार ने उसकी खोज को गंभीरता से नहीं लिया और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई फंडिंग नहीं दी। तब मार्कोनी अपनी मां के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। वहां उसे ब्रिटिश डाक विभाग ने रिसर्च के लिए सपोर्ट दिया और 1896 में उसने पहले वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का पेटेंट करवाया। अगले ही साल उसने 6 किलोमीटर की दूरी तक वायरलेस संदेश भेजने में सफलता हासिल की, जिसके अगले ही एक्सपेरिमेंट में ये डिस्टेंस बढ़कर 20 मील हो गया। अब तक मार्कोनी समझ चुके थे कि वो कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जिससे कम्युनिकेशन सेक्टर में नई क्रांति आएगी। इसलिए उन्होंने अपनी मेहनत तेज कर दी और 1901 में मार्कोनी ने विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ा कारनामा किया। उन्होंने पहली बार अटलांटिक महासागर के पार इंग्लैंड से कनाडा तक रेडियो सिग्नल भेजा। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। पहली बार इंसान ने बिना तार के हजारों किलोमीटर दूर संदेश भेजा था। इस उपलब्धि के लिए 1909 में मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें इन्वेंटर ऑफ रेडियो का दर्जा मिल गया। हालांकि भारत में इसका व्यावसायिक उपयोग कुछ साल बाद शुरू हुआ। 1923 में बॉम्बे में पहला रेडियो प्रसारण हुआ। फिर 1936 में भारत सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। नाम रखा गया ऑल इंडिया रेडियो। इसके बाद रेडियो भारत के हर कोने में पहुंचा और सुनाई देने लगा। ये आकाशवाणी है जैसी आवाजें। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। जहां एक तरफ मार्कोनी रेडियो का आविष्कार कर रहे थे, दूसरी तरफ महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक ऐसे यंत्र को बनाने में लगे थे जो सिर्फ सिग्नल ही नहीं बल्कि इंसानी आवाज को सीधा एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। बेल का बचपन से ही आवाज की ओर बोलने की ताकत से गहरा रिश्ता था। उनके पिता गूंगे बहरों को सिखाते थे कि कैसे बोलना है और उसी माहौल में पले बढ़े बेल को हमेशा लगता था कि अगर कोई मशीन इंसानी आवाज को कैद करके दूर तक पहुंचा सके
तो दुनिया ही बदल जाएगी। और 1875 में बेल ने अपने सहयोगी थॉमस वॉटसन के साथ मिलकर इस सपने पर काम करना शुरू किया। दोनों ने घंटों एक्सपेरिमेंट किए, वायरस जोड़े, करंट और साउंड सिग्नल के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया 10 मार्च 1876 जब बेल ने अपने बनाए हुए डिवाइस में एक लाइन बोली, मिस्टर वॉटसन कम हियर, आई वांट टू सी यू। और दूसरी तरफ खड़े वॉटसन ने वो आवाज बिल्कुल साफ साफ सुन ली। यहीं से जन्म हुआ टेलीफोन का। बेल ने तुरंत इसका पेटेंट करवाया और जल्दी अमेरिका और यूरोप में टेलीफोन सिस्टम बिकने लगे। अब लोग पहली बार किसी दूर बैठे इंसान की असली आवाज सुन पा रहे थे, और वो भी बिना मिले, बिना चिट्ठी पत्री के। ये किसी जादू से कम नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्राहम बेल इतने बुद्धिमान थे कि महज 13 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गए थे। 16 साल की उम्र में वो एक्स प्रोफेसर की तरह बच्चों को पढ़ाते थे, और जब उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया तो पेटेंट के साथ अपनी कंपनी भी बनाई, जो कुछ ही सालों में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बन गई, और इसे आज हम AT&T के नाम से जानते हैं। वहीं भारत में टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई 1881 में, जब कोलकाता और दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के बीच पहली लाइन बिछाई गई, और धीरे धीरे ये सुविधा बड़े शहरों में फैली। 1990 के दशक आते आते लैंडलाइन फोन हर घर का सपना बन गया। लेकिन दोस्तों, विज्ञान यही नहीं रुका। जब लोग एक दूसरे की आवाजें सुनने लगे, तब वैज्ञानिकों ने एक और सपना देखा, क्या हम दूर बैठे इंसान की तस्वीरें भी देख सकते हैं। अब शुरू हो चुकी थी टेलीविजन की क्रांति की शुरुआत, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को नई ऊंचाई पर लेकर जाने वाली थी। लेकिन इसका इतिहास काफी लंबा और थका देने वाला है। मैकेनिकल टीवी से लेकर आज 4K HD टीवी आने के बाद नए नए टेलीविजन का आविष्कार होता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 1816 में, जब कैमरा के इन्वेंशन के बाद फैक्स के जरिए तस्वीरें भेजी जाने लगी थी। फिर 1897 में मार्कनी ने रेडियो का आविष्कार करते हुए रेडियो वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का आविष्कार किया। इसी तरह किसी और वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉनिक डिस्क का आविष्कार किया। इन इनोवेशंस में कई सुधार हुए, और एक अब बारी थी इन्हें मिलाकर टेलीविजन बनाने की, और इस सपने को हकीकत बनाया साइंटिस्ट जॉन लोगी बेयर्ड ने। स्कॉटलैंड में जन्मे बेयर्ड बचपन से ही मशीनों के दीवाने थे। बिजली, बल्ब, मोटर जो भी उनके हाथ आता उसे खोलते जोड़ते। लेकिन 1920 के दशक में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अब मैं चलती फिरती तस्वीरें हवा में भेज कर दिखाऊंगा। ये वो समय था जब बिजली भी हर जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें किसी ने सीरियसली नहीं लिया। मगर बेयर्ड ने अब टेलीविजन का आविष्कार करने की ठान ली थी। 1925 में लंदन के एक छोटे से कमरे में उन्होंने पहली बार एक टेलीविजन का आविष्कार करने की कोशिश की। एक मैकेनिकल सिस्टम से चलती हुई तस्वीरों को एक स्क्रीन पर ट्रांसमिट किया। वो तस्वीरें बहुत साफ नहीं थी, लेकिन वो दुनिया का पहला टेलीविजन था। शुरुआत में लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। अब न सिर्फ आवाज बल्कि लाइव मूविंग इमेजेस भी एक मशीन के जरिए देखी जा सकती हैं। मगर फिर साल 1987 में बेयर्ड ने लंदन से स्कॉटलैंड तक पहली टेलीविजन ट्रांसमिशन भेजी, और फिर 1930 के दशक में BBC ने पहली बार टेलीविजन प्रसारण शुरू किया। ये वो युग था जहां लोगों ने पहली बार लाइव ब्रॉडकास्ट का अनुभव किया। कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है और वो हमें उसी समय दिख भी रहा है। भारत में टेलीविजन थोड़ी देर से आया, यानी आजादी के भी 12 साल बाद। जी हां, 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में पहली बार दूरदर्शन की टेस्ट टेलीकास्ट शुरू हुई। हफ्तों में सिर्फ 2 दिन, और वो भी आधे घंटे के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे 80 के दशक में रामायण, महाभारत, चित्रहार, हम लोग जैसे कार्यक्रमों ने पूरे देश को टेलीविजन के सामने बिठा दिया। हर रविवार को गलियां सूनी हो जाती थीं, क्योंकि पूरा देश एक स्क्रीन पर जुटा रहता था। यही था टेलीविजन का जादू। अब आवाज और तस्वीरें दोनों लोगों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन विज्ञान ने सोचा, अगर हम ये सब कुछ जेब में लेकर चलें तो। यानी अब कहानी आने वाली थी मोबाइल फोन की, जिसने पूरी दुनिया को हमारी हथेली में ला दिया। दोस्तों, 1970 के दशक तक दुनिया भर में टेलीफोन पहुंच चुका था। भारत में भी गांव में STD PCO की दुकान खुल चुकी थी। लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी मार्केट में एक बड़ी हलचल होना बाकी थी। कई कंपनियां वायरलेस तकनीक पर काम कर रही थी, लेकिन बाजी मारी मार्टिन कूपर ने, जो उस समय मोटोरोला में एक इंजीनियर थे। मार्टिन का सपना था एक ऐसा डिवाइस बनाना जो पूरी तरह से पोर्टेबल हो, जिसमें ना कोई वायर
हो, ना कोई सीमित जगह, और लोग चलते फिरते भी कॉल कर सकें। उन्होंने सालों तक टेक्नोलॉजी पर काम किया। फिर आया 3 अप्रैल 1973 का वो ऐतिहासिक दिन जब न्यूयॉर्क की एक सड़क पर खड़े होकर मार्टिन कूपर ने पहला मोबाइल कॉल किया। उन्होंने जो डिवाइस हाथ में पकड़ा था वो आज के स्मार्टफोन से 10 गुना भारी और बड़ा था, लेकिन उस फोन में एक ऐसा मैजिक था, वो चल सकता था, घूम सकता था और बिना किसी वायर की बात कर सकता था। मार्टिन ने पहला कॉल अपने ही कॉम्पिटिटर कंपनी के इंजीनियर को किया और मजाक में कहा, हेलो, मैं तुम्हें मोबाइल फोन से कॉल कर रहा हूं, वायरलेस, हैंडहेल्ड और पोर्टेबल मोबाइल फोन। एक लाइन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में भूचाल ला दिया। मोटरोला के बाद दूसरी कंपनीज भी मोबाइल बनाने लगी। हालांकि 1980 के दशक में मोबाइल फोन महंगे और बड़े थे और सिर्फ कुछ खास बिजनेस क्लास के लोगों के पास होते थे, लेकिन 90 के दशक आते आते मोबाइल फोन छोटे होने लगे, बैटरी बेहतर होने लगी और कॉल्स सस्ते होने लगे। भारत में मोबाइल फोन ने कदम रखा 31 जुलाई 1995 के दिन, जब कोलकाता में मुख्यमंत्री ज्योति बसु और केंद्रीय मंत्री सुखराम के बीच पहली मोबाइल कॉल हुआ। उसके बाद जो क्रांति आई, तो पहले नोकिया के फोन, फिर कैमरा फोन, फिर 2007 में जब एप्पल ने पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया तो पूरी दुनिया जेब में इंटरनेट, कैमरा, गेम्स, टीवी, रेडियो और फोन सब लेकर घूमने लगी। आज मोबाइल सिर्फ एक कॉलिंग डिवाइस नहीं बल्कि इंसान की दूसरी दुनिया बन चुका है। मित्रों, इस तरह रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन और मोबाइल फोन जैसे रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन हुए, और अब जब दुनिया ने सोचा कि अब इससे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती, तब कुछ महान वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने ऐसी चीजें दुनिया के सामने रखी जिन्होंने दुनिया ही बदल दी। जैसे कि 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने जो तहलका मचाया है, वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ इंसान का भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों, आपका पहला रेडियो, पहला टेलीविजन, पहली लैंडलाइन और पहला मोबाइल फोन कौन सा था, और उनके साथ आपकी कौन सी यादें जुड़ी हैं, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं 11,111 लाइक्स की, और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।